सभ्यताओं की जो एक ही परिवार से निकली हैं और जिनकी 3000 साल पुरानी दोस्ती आज एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। चलिए भारत और ईरान के इस सफर को जरा करीब से समझते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे आज के हालात से, फिर हजारों साल पीछे जाकर इन रिश्तों की जड़ों को टटोलेंगे, देखेंगे कि कैसे ये दोनों संस्कृतियां आपस में मिलीं, और फिर वापस आज के दौर में लौटकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि दांव पर आखिर लगा क्या है। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो आजकल तनाव चल रहा है, उसने भारत को एक ऐसे मुश्किल चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है जहां उसे अपने इतिहास और भविष्य के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। मतलब एक तरफ इजराइल है जो आज के समय का एक अहम डिफेंस पार्टनर है, और वहीं दूसरी तरफ है ईरान, एक ऐसा दोस्त जिसके साथ हमारे रिश्ते सदियों नहीं बल्कि हजारों साल पुराने हैं। तो आज के इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, वहां जहां से ये कहानी असल में शुरू हुई थी। बात है हजारों साल पहले की। मध्य एशिया से एक ही कबीला चला था, जो आगे जाकर दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्से ने दो महान सभ्यताओं की नींव रखी। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये दोनों ही ग्रुप खुद को एक ही नाम से बुलाते थे, आर्य। इसका मतलब होता था कुलीन या अपने लोग। ये नाम ही उनके साझा होने का सबसे बड़ा सबूत है। और इसी जुड़ाव से देखिए कि कैसे दोनों देशों के नाम पड़े। फारसी लोग स को ख बोलते थे, तो सिंधु नदी बन गई हिंदू, और उसके पार की जमीन हिंदुस्तान। और ईरान, वो तो सीधा आर्य शब्द से ही बना है, मतलब आर्यों की भूमि। लेकिन समय के साथ एक बड़ा ही अजीब उलटफेर हुआ। जो संस्कृत में देव यानी भगवान थे, वो फारसी में देव यानी शैतान बन गए, और हमारे असुर उनके यहां अहुर यानी भगवान बन गए। एक ही शब्द लेकिन मतलब बिल्कुल उल्टे। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रिश्ता सदियों तक कैसे एम्पायर्स, पलायन और कल्चरल मेलजोल से और भी गहरा होता चला गया। भारत के पहले युग के स्तंभों पर वो शीशे जैसी चमक, ये सब तकनीक और डिजाइन की प्रेरणा पर्शिया से ही आई थी। फिर एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब पर्शिया से पारसी लोग जुल्म से बचकर भारत आए, और उन्होंने यहाँ के राजा से वादा किया, हम आपके समाज में दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाएंगे। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में तो फारसी ऑफिशियल भाषा बन गई, और उसका असर इतना गहरा हुआ कि आज भी जब हम सरकार, बाजार या कागज जैसे शब्द बोलते हैं ना, तो हम असल में फारसी ही बोल रहे होते हैं। ये सब उसी दौर की देन है। अरे, ये लेन देन तो हमारी किचन तक पहुंच गया। जो हमारा सबका पसंदीदा समोसा है, वो असल में पर्शिया के समोसा का ही बदला हुआ रूप है। वहां मीट भरते थे, हमने यहां आकर उसमें मसालेदार आलू भर दिए। चलिए अब इस गहरे ऐतिहासिक रिश्ते को आज की यानी 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स से जोड़कर देखते हैं। देखिए, आज के दौर में ईरान के साथ ये रिश्ता सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये भविष्य की रणनीति का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और उस भविष्य के केंद्र में है एक पोर्ट, चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक कामयाबी है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करके हमें सीधा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच देता है। इससे हमारा व्यापार और उस पूरे इलाके में हमारा प्रभाव दोनों ही मजबूत होते हैं। वैसे इस रिश्ते ने पहले भी कई मुश्किल दौर देखे हैं, और हर बार ये और भी मजबूत होकर निकला है। 1932 में जब रविंद्रनाथ टैगोर ईरान गए तो उन्होंने इसे खून का अटूट बंधन कहा था। कोल्ड वॉर के समय जब ईरान अमेरिका के साथ था, तब भी भारत से उसकी दोस्ती बनी रही, और 2003 में तो ईरान के राष्ट्रपति हमारे रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट थे। लेकिन आज की दुनिया के जो संघर्ष हैं, उन्होंने सारे पुराने नियम बदल दिए हैं, और अब हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल खड़ा है। क्या ये 3000 साल पुराना खून और संस्कृति का रिश्ता 21वीं सदी की राजनीति के दबाव को झेल पाएगा?